हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। हमको उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और सुकून का मौसम आ रहा है, जिसको सुकून का मौसम बोलते हैं। सुकून का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसमें न किसी प्रकार की गर्मी और न ही किसी प्रकार की ठंडी होती है। वो एकदम पढ़ने लायक मौसम है। तो मौसम के इस अच्छे ढंग को देखते हुए हम भी अच्छे ढंग से किसी चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। और आज हम इंटीग्रेशंस में एक ऐसे चैप्टर्स की स्टार्टिंग करेंगे जिससे अभी तक जितनी बातें आपने पढ़ी है सारी बातों को निचोड़ निकालता है। इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग समाकलन के, या समाकलन के अनुप्रयोग को सीखेंगे। बात यह है ना कि आपने इंटीग्रेशन किया क्या या पढ़ा क्या, उससे होता क्या है। लाइफ के अकॉर्डिंग आप उस चैप्टर को किस तरीके से आप अपने लाइफ स्टाइल में जोड़ने का कार्य करते हैं, ये मैथ के चैप्टर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस बात को समझने की कोशिश आप करिए हमेशा कि अपने लाइफ में उस चैप्टर को किस प्रकार से आप जोड़ करके किसी काम को करने के लिए आप अग्रसित हो रहे हैं। तो इंटीग्रेशंस जो अभी आपने सीखा, ये इंटीग्रल्स का साइन सांप जैसा, आपने कुछ लंबे लंबे क्वेश्चंस भी सीखे, कई फार्मूलों का डेरिवेशन किया, आपने बहुत कुछ सीखा लगभग हमारे अकॉर्डिंग तो। लेकिन अब आप जो सीखोगे वो आप बेसिकली इस बात को सीख जाओगे कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में करता क्या है। कैलकुलेशन तो आपने बड़े लंबे लंबे सीखे, आज आपको उस बात को सीखना है कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में करता क्या है। तो हमने आपको इसके पहले डेफिनेट इंटीग्रेशंस में इस बात की चर्चा कर रखी है कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में करता क्या है। इंटीग्रेशन जो होता है वो किसी भी भूखंड में कोई आकृति ना बन रही हो, जैसे मान लो किसी भी खंड को नापना है और आपको उसमें जो है कोई ऐसी आकृति नज़र नहीं आ रही कि हम कोई फार्मूला लगा सके अपने मन से, तो उस कंडीशन या उस आकृति की एरिया को निकालता है कौन, इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन बहुत पहले ज़माने में ना ऐसे लोग जो ज़मीनों के पीछे लड़ा करते थे, वो उनका दरअसल काम क्या रहा करता था कि वो ज़मीनों को सही रूप से बांट नहीं पाते थे और उन्हीं ज़मीनों में उलझ करके रह जाते थे। और काफ़ी केसेस ऐसे होते थे जो ज़मीनी मैटर में हुआ करते थे, क्योंकि बंटवारा सही रूप से हो नहीं पाता था। होता ही क्या, जब उसका आकृति ही नहीं सही है, स्ट्रक्चर ही नहीं सही है, तो बंटवारा कैसे हो पाए। मान लो किसी का मेड़ यूँ भगा है, किसी का यूँ भगा है, किसी की शेप ही नहीं क्लियर है, तो आप किस प्रकार से बंटवारा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अगर किसी शेप को एग्जैक्ट समझ जाए कि हाँ ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है, या आप समझ जाइए कि ये किसी न किसी आकृति से अगर वो रिलेटेड है, तो उसको हम आकृति के अकॉर्डिंग तो क्षेत्रफल लगा निकाल लेंगे और आधा आधा कर देंगे। आप आधा ले लीजिए, आप आधा ले लीजिए। लेकिन ऐसे ग्राफ्स जिनका हम मतलब किसी स्ट्रक्चर में नहीं डिनोट कर सकते, आयत है कि वर्ग है कि समलंब है, हम ऐसे ऐसे चतुर्भुजों या ऐसे ऐसे आकृतियों में नहीं फील कर सकते, तो इस प्रकार या वो त्रिभुज है, कई त्रिभुज होते हैं कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, साइड्स एंड एंगल्स अलग अलग होते हैं। अगर इन सब आकृतियों में वो चीज़ ना बंधी हो तो हम उस आकृति का क्या मान नहीं निकाल सकते क्या उसका हम एरिया नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। उन्हीं एरिया को निकालने के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके निकाला। तो इसमें जो काम किया गया, ऐसे किसी भी शेप, चाहे वो किसी भी आकार की बन रही हो, आयत जैसा बन रही हो या न बन रही हो, इससे नहीं मतलब है। मतलब किसी भी मैटर के किसी भी आप समझ लीजिए फिगर्स का उन्होंने इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन एरिया निकालने का कार्य करता है। तो आप समझ लीजिए इंटीग्रेशन एरिया ऑफ द कर्व, किसी कर्व का एरिया फाइंड करने की
मदद में इंटीग्रेशन का यूज लिया गया। इंटीग्रेशन एक सूक्ष्मतम मान को या सूक्ष्मतम एरिया को या सूक्ष्मतम ऐसे पॉइंट्स को ले करके वो इंटीग्रेशन मतलब एरिया को निकालेगा जिस बात का कैलकुलेशन हम तुम आसानी से नहीं कर सकते हैं। देखिए उस समस्या को जो हम नहीं सॉल्व कर सकते हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकता है, जरा हम उसको सीखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन में चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसको बोलते हैं समाकलन के अनुप्रयोग। एक बात हम आपको और बता दें कि इंटीग्रेशंस का और भी यूज है और जगहों पे इनका यूज किया गया। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी आप भी खोजों में भी कई जगह इसका यूज किया गया कि ऐसे ऐसे फिगर्स बनेंगे, उसमें अगर एरिया ऑफ द कर्व निकाला जाए तो इंटीग्रेशन का यूज किया गया। इंटीग्रेशन में लिमिट्स होती है, एक को अपर बोलते हैं और एक को लोअर बोलते हैं। इस लोअर और अपर का बहुत बड़ा सहयोग है कि कहाँ से कहाँ तक आप फिगर का एरिया निकालना चाहते हैं। देखो इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ना क्या है इस बात को पहले समझते हैं। आपके सिलेबस में कितनी बातों को ऐड करके बताया गया है क्लास 12th में। इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर यूपी बोर्ड, एक आध दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में ज़रूर आते हैं। लॉन्ग में भी आ सकते हैं, बेसिक नंबर में भी आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप इस बात को समझिएगा, हल्के में मत लीजिएगा इस चैप्टर को। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर बार देता है और आसानी है, पढ़ने में भी उतना टफ है नहीं। बस बात है लॉजिकली आप समझिए कि इंटीग्रेशन आपने इतना पढ़ा तो यूज कहाँ किया, इस बात में इस चैप्टर में आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या नाम है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ऑफ इंटीग्रल्स बोलो, इंटीग्रल, ठीक। समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, अब आप जरा देखिए इस बात को क्या करता है। हमने आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से करता क्या है, मतलब उस भूखंडों का या उस समतलों का एरिया निकालने की कोशिश किया जाता है इस माध्यम से जिस एरिया का कोई शेप, जिस आकृति का पहले से कोई शेप नहीं है, जिस फिगर का आकृति का शेप नहीं है। जैसे मान लो किसी हम समतल, मान लो ऐसे हमारा खेत है, इसका बंटवारा करना है दो भागों में, तो आप तो ऐसे कर दोगे, इतना भाग आपका अलग, इतना अलग, इसका L × B लगा करके पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके आप आधा कर दीजिए। लेकिन ऐसा शेप जिस शेप का ये आकृति सिस्टम फिक्स ही नहीं है, मतलब वो कहीं बढ़ती जा रही है तो कहीं घट जा रही है, हम उसको आधा करें तो कैसे करें, इस बात को समझने के लिए इंटीग्रेशंस का यूज किया गया। ऐसे कई फिगर्स हैं जिनको हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लो हम कह दें फिगर नंबर इस तरीके से है, वो ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है और सारी शेप आपकी मान लो बराबर है, ऐसे करके है। हम कह दें इस फिगर्स में आप आधा आधा करिए, तो आप आधा आधा करोगे ना तो हो सकता है ये वाला जो आपका ऐसे ऐसे जा रहा है इधर ज़्यादा एरिया इतनी ले लिया। अगर इसमें हम एक सीधी रेखा ऐसे लगाएं, सीधी रेखा, तो देखो इसने यहाँ पे इतनी एरिया को छोड़ा। अगर हम इतने में आधा आधा बांटे कि ये आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, तो इसका मतलब इतनी एरिया उसने छोड़ा ग्राफ ने और इधर इतनी एरिया छोड़ा ग्राफ ने, तो हमारा बंटवारा क्लियर हो ही नहीं पाएगा। आप कहोगे कि ये वाला क्षेत्रफल हो सकता है इस वाले क्षेत्रफल से ज़्यादा हो या फिर कम हो, आप उसमें लड़ाई झगड़ा करने लगो, एग्जैक्ट आपको पता ना चले। तो इस बात को मतलब ऐसे कर्व का, ऐसे फिगर्स का एरिया जो निकाला उसने बताया कि हाँ इस इंटीग्रेशन की सहायता से ऐसे ग्राफों का एरिया आप निकाल लो जिससे लड़ाई झगड़े का मामला ख़त्म हो जाए। तो एरिया ऑफ द कर्व कौन बताता है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो बताता है एरिया, बाउंडेड एरिया बताता है कर्व की। तो यहाँ पे लिख दें एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कर्व किसी भी वक्र की वक्रों का क्षेत्रफल को बताता है। वक्रों का क्षेत्रफल कौन बताता है?
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। वक्रों का क्षेत्रफल से कौन बताता है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो इस प्रकार से हम समझेंगे इस बात को, और आगे आप समझने की कोशिश करिए कि वक्रों के क्षेत्रफल को बताता है। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इस बात को पहले समझते हैं। इसमें दो कहानी पढ़नी है। एक पढ़नी है एरिया अंडर सिंपल कर्व, एरिया अंडर, इसमें दो कहानी को पढ़नी है। एक पढ़नी है एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल मतलब एक, सिंपल कर्व का, जिसमें एक कर्व से मिलकर के कोई एरिया बनी हो, सिंपल कर्व से। और एक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व। ठीक, एरिया बिटवीन टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व। हाँ ठीक है, तो इसमें आपको जो चीज़ें पढ़नी है, एरिया अंडर सिंपल कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व। टू कर्व से मिलकर के किसी क्षेत्रफल का आंकड़े को निकालना है, और एक सिंपल कर्व से मिलकर के किसी आंकड़े को निकालना है। आइए एक आंकड़ा हम आपको समझा करके दिखाते हैं कि किसी कर्व का एरिया किस प्रकार निकाला जाता है। पहले के मैथमेटिशियन ने ऐसा क्या करके आपको इस बात को बताया है कि इस तरीके से कर्व का आप इंटीग्रेशंस की मदद से इसका एरिया निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, लेट अस फाइंड एरिया बाउंडेड बाई कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लो आपके पास एक y इज इक्वल टू एफ एक्स नाम का एक कर्व है, ठीक है, उसकी एरिया को फाइंड करना है, उससे बाउंडेड एरिया को निकालने की कोशिश करेंगे। हम निकालेंगे एक ग्राफ ऐसे, और उसमें एक ऐसा करके शेप बनाएंगे जो शेप आपका कहेगा कि y इक्वल टू एफ एक्स है। मान लो शेप इस प्रकार से है, और इसका जो कर्व है वो है y इक्वल टू एफ एक्स नाम है। किसका? इसका, इस कर्व का नाम y इक्वल टू एफ एक्स है। अब आप ये समझिए यहाँ पे कि y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस पर दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इसमें एक कोऑर्डिनेट्स का नाम है, यहाँ से एज्यूम करेंगे एक पॉइंट ऐसे करके, सीधी रेखा है, सीधी रेखा, और एक ऐसे सीधी रेखा। इस सीधी रेखा का नाम है माना कि लेट अस x इक्वल टू a, और इस सीधी रेखा का नाम है x इक्वल टू b, ठीक। और आपका जो कर्व है वो y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। ये आपका फिगर है ऐसे करके, और ये ऑन द एक्स एक्सिस है। क्या है? ऑन द एक्स एक्सिस। अब हमको निकालना है कि x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, y इक्वल टू एफ एक्स और x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी ऑन द x एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व क्या है। तो आप कहोगे कि ये पूरी एरिया इसका क्षेत्रफल होगा। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक के क्षेत्रफल को हमको निकालना है, तो ये सारी एरिया क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा, है कि नहीं। अब आप हम इसको क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालने की कोशिश करें, या पहले के ज़माने में किस प्रकार से निकालने की कोशिश की गई, या फिर कैसे तकलीफ आई, इस बात को हम समझने की पहले कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे करके ये आपके एरिया को निकालना है, इस एरिया को। अब आप ये बताइए ज़रा, अगर मान लो इस घिरी हुई आकृति को निकालना है कि x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक जो आपका एरिया है, इसको हम मान लें a है, यह है b, यह है c,
ये है डी। आपको निकालना है एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी और डी। इस बात को पूरा निकालने की कोशिश करना है। हम जब चले थे कि इस बात को निकाल लें ए बी सी डी, तो हमको समस्या ये हुई थी कि ये कर्व कोई फिक्स नहीं है, हर एक प्लेस पर आपको अलग अलग रोल्स अदा करता दिखेगा। यहाँ पे देखो कि x इज इक्वल टू 1 पर तो जो स्थिति इसकी x इज इक्वल टू 1 पे थी वो स्थिति आपको आगे चल करके नहीं दिखेगी, आपको थोड़ा बढ़ता दिखेगा, फिर उसके बाद निरंतर घटता हुआ दिखेगा। इंक्रीज डिक्रीज बराबर आपको इस कर्व में दिखेगी y इक्वल टू एफ एक्स की। तो हमको जब ये क्लियर ऊपर वाली लाइन है नहीं, तो हम ये कह नहीं सकते कि ये ए बी सी डी एक डिब्बा आयत है। ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा हम कह नहीं सकते। मतलब हम ए बी सी डी का एरिया निकालने की कोशिश में तो हैं, लेकिन इस बात को कैसे हम कह दें कि ए बी सी डी आपका एक आयत है? और आयत कब होगा? जब ये आपकी एकदम सीधी सीधी रेखा होगी, ऐसे करके रेखा होती, तब ये डिब्बा ए बी सी डी आपका आयत होता, तब हम L इंटू बी का यूज करके आप निकाल लेते। लेकिन ये कर्व द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, अगर मान लो हम आयत का फार्मूला लगाए भी तो इतना आपका क्षेत्रफल बच जाएगा ना। ये ऊपर वाला क्षेत्रफल तो आपका ये वाला बच जाएगा, ये वाला। तो इस बचे हुए क्षेत्रफल को किस प्रकार से लगाया गया कि थोड़ी सी भी मिस्टेक ना मिले, पूरा क्षेत्रफल हमारा निकल जाए। तो इस प्रकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए बहुत पहले कुछ गणितज्ञों ने अपना एक आंकड़ा दिया कि इस प्रकार से आप इस ग्राफ का एरिया निकालिए, थोड़ा सा भी जो मिसिंग पॉइंट है वो बचेगा ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं बचेगा। कैसा दिमाग लगाया होगा उन्होंने कि थोड़ा सा भी नहीं बचा। इसका मतलब है कि कुछ उसने अलग किया है जो हम तुम नहीं जानते, या जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा उन्होंने किया क्या। उन्होंने पहले गणितज्ञों ने एक स्ट्रिप लगाई, इसमें बीचों बीच एक ऐसी स्ट्रिप लगाई, एक नहीं ऐसे न जाने कितने स्ट्रिप लगाई, जितनी स्ट्रिप इसमें फिट हो सकती थी। हम इसलिए इसको थोड़ा बड़ा ले रहे हैं कि आपकी आंखों को दिखे। ये स्ट्रिप इतनी बड़ी सी इसलिए ले रहे हैं कि ये आपको आँखों में पर्याप्त जैसे दिखे कि हाँ इतनी मोटी है, इतनी मोटी आपकी स्ट्रिप है ये इसको हम लिए हैं, ठीक है। ये स्ट्रिप, इसको बोलते हैं इलिमिनेटरी स्ट्रिप, ठीक है, इलिमिनेटरी स्ट्रिप। एक ऐसी स्ट्रिप है, स्ट्रिप मतलब होती है पट्टी, एक ऐसी पट्टी है जिस पट्टी की लंबाई y है, क्या है, लेंथ y है, क्योंकि y एक्सिस है ये, और ब्रेथ जो है वो आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक को dx माना है। ब्रेथ आपकी कितनी है, dx माना है। dx और डेल्टा x सूक्ष्म चीज़ों के लिए माना जाता है। एक बात आप समझ लीजिए, डेल्टा x टेंड टू 0 कहा जाता है, dx इक्वल टू 0 कहा जाता है। इसका मतलब है बहुत सूक्ष्म मान के लिए डेल्टा x और dx का यूज किया जाता है। अब आप एक बात ये समझिए जरा, ये पट्टी इतनी मोटी है कि आपको दिखे, हम इसलिए बनाए हैं। और हालांकि अगर आप समझना चाहें ना, ये पट्टी इतनी छोटी है, मतलब इसकी ब्रेथ इतनी छोटी है कि अगर उसमें थोड़ा सा और मिला देना वो शून्य के बराबर हो जाए। मतलब थोड़ी सी बात, थोड़ी सी कसर रह चुकी है कि शून्य मिलने से इसकी ब्रेथ इतनी छोटी है। इस पट्टी की ब्रेथ इतनी छोटी है ना, इतनी छोटी है कि थोड़ा सा और मिला दें तो इसका मान 0 हो जाए, इतनी छोटी है इसकी ब्रेथ। तो आप समझ सकते हैं कि हम इतनी चौड़ी इसलिए बनाएं कि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। मतलब इस पट्टी का ऊपर से किसी प्रकार का लेना देना न बने। ये जो आपका कर्व ऐसा क्रिया कर रहा है, इस क्रिया को वो समझ ही ना पाए। कब नहीं समझ आएगी? जैसे मान लो आपको इस तरीके से बढ़ना है, यहाँ कोई कण है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको झुकाव नज़र आएगा। लेकिन जब बहुत धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ेगा ना कोई बिंदु इस पर, तो उसको इतना नहीं महसूस होगा कि हम सीधे जा रहे हैं कि ऐसे टेढ़े होकर के जा रहे हैं। तो इस बात का अंदाज़ा वो लगा
नहीं पाएंगे। मतलब ये जो आपका टेढ़ापन है, ये इसकी ब्रेथ बहुत कम करने पर थोड़ा सा भी इसका अंदाज़ा नहीं मिलेगा। जैसे अपने जीवन में ही है, जीवन में दुख कब नज़र आते हैं? जब समस्याएं बड़ी होती हैं। अगर आपके जीवन में समस्याएं बड़ी हैं तो दुख बड़ा रहेगा, दुख ज़्यादा होगा, दर्द ज़्यादा होगा, तकलीफ़ ज़्यादा होगी। अगर आपके जीवन में दर्द मतलब समस्या छोटी है तो उसका दर्द ज़्यादा नहीं होगा। तो इसी प्रकार समझिए, अगर इसके डिस्टेंस को हम छोटा कर दें, इसके डिस्टेंस को इतना छोटा कर दें कि थोड़ा सा और मिलाने पर इसका मान 0 हो जाए, मतलब इसकी ब्रेथ को इतना छोटा कर दें कि ऊपर इसके घूमने पर किसी प्रकार का महसूस हो ही ना। जब महसूस नहीं होगा तो आप समझ सकते हो कि चाहे ये इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो, वो समझ ही नहीं पाएगी पट्टी। ऐसे हजारों पट्टी लगाएंगे, लाखों पट्टी, जितनी पट्टी इसमें फिट हो पाएंगी, इतनी पट्टी लगा करके इस पूरे ABCD का एरिया निकाला जाएगा। तो आप यहाँ पे रखोगे कि एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, इनका सबका निकाला जाएगा। किसका किसका? पहले इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालें कि एक पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप कहोगे एक पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहोगे कि आयत का, मान लो आयत का, क्योंकि पट्टी तो आयताकार होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये वाली पूरी लंबाई, ये वाली लंबाई सेम रहेगी पट्टी की, और जो ब्रेथ नीचे रहेगी वही ब्रेथ ऊपर रहेगी, ये भी सेम रहेगी। क्योंकि ब्रेथ ऊपर वाली समझ कब आएगी कि टेढ़ी है? जब उसकी गैपिंग आपको समझ में आए। इसकी ब्रेथ इतनी छोटी है, हम कह नहीं रहे हैं कि इतनी छोटी है कि इसमें थोड़ा सा और ऐड कर ले तो इसका मान 0 हो जाए, तो इसका मतलब बहुत छोटी है। और बहुत छोटी है तो उस केस में ये आपका सीधी रेखा ही है, ये भी सीधी रेखा है। इसका मतलब ये आपकी जो पट्टी है वो एक आयताकार है, और पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे L इंटू बी से, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है। L क्या है? तो L कहोगे आप y है, और B क्या है? तो ब्रेथ आपका dx है। तो इसका मतलब y dx आपका हो जाएगा। किसकी? पट्टी का क्षेत्रफल। पट्टी का क्षेत्रफल y इंटू dx होगा, क्योंकि ब्रेथ dx है और L मतलब लेंथ आपकी y है, तो पट्टी का हो गया। अब इसमें कहाँ से कहाँ तक पट्टियाँ लगेगी? ऐसे न जाने कितनी पट्टी लगेंगी, ऐसे ऐसे छोटी छोटी एकदम सट के, ऐसे ऐसे, जिसका मान जिसका ब्रेथ जो है 0 थोड़ा सा बच जाए बस 0 होने से, इतनी छोटी छोटी, इतनी सटा करके इसमें क्या बनेंगी? पट्टियाँ बनेंगी, स्ट्रिप्स बनेंगी, ऐसे कई सारी ऐसे करके। मतलब इसमें, इस ग्राफ में ऐसे कई, जितने सेट हो सके, जितने, चाहे असंख्य, चाहे 1 मिलियन, चाहे 10 लाख, चाहे करोड़, चाहे जितनी पट्टी इसमें सेट हो सके उतनी पट्टी का हम आकार निकालेंगे, उतने पट्टी का एरिया निकाल करके सबको जोड़ लेंगे। कहाँ से कहाँ तक के एरिया को जोड़ना है? तो आप कहोगे x = 1 से लेकर के x = b के अंदर जितनी स्ट्रिप आएंगी सबके एरिया को निकाल करके जोड़ लेना है। तो आप कहोगे कि इतना ज़्यादा स्ट्रिप को, एरिया को जोड़ कर बार बार जोड़ना हमारे बस की बात होगी नहीं, क्योंकि स्ट्रिप का संख्या हमको पता है नहीं। स्ट्रिप की संख्या तो पता हो जाए, स्ट्रिप की संख्या अनंत हो जाएगी। कब? जब dx का मान 0 के बराबर करोगे, 0 स्टैंडिंग करोगे। अगर हम dx का मान या dx स्टैंडिंग टू 0 कर दें, dx क्या है? स्ट्रिप की ब्रेथ है, स्ट्रिप की क्या है? ब्रेथ ऑफ स्ट्रिप, ब्रेथ ऑफ स्ट्रिप, ये है कौन? dx। तो आप कहोगे अगर इसकी पट्टी की ब्रेथ को हम इतना कर दे, इतना, स्टैंडिंग टू 0 का मतलब है 0 की तरफ अग्रसित है, 0 है नहीं, 0 की तरफ अग्रसित है, मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसा मिला दें कि वो 0 हो जाए। तो इतनी इसकी जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो इतनी सी है, मतलब कि थोड़ा सा जोड़ दें कि वो 0 हो जाए। तो जब इसका ब्रेथ हम बहुत छोटा मानेंगे तो इसमें पट्टियाँ बहुत लगेंगी। अगर हम कह दें ये इसमें 1 मीटर ब्रेथ की लगाना है तो 1 मीटर इतना आएगा, 1 मीटर इतना आएगा, 1 मीटर इतना आएगा, जल्दी इसकी गैपिंग को भर देगा। मान लो 10 पट्टी इसकी गैपिंग को यहाँ से A से लेकर के B तक के भर दिया,
या 10 पट्टी का योग हम निकाल लें, 10 पट्टी के एरिया का योग निकाल लें तो ए से बी तक निकल जाएगा। कब निकल जाएगा? जब इसकी गैपिंग या बड़ी हो ना, तभी तो 10 पट्टी लगेगी। अगर हम कहते हैं इसकी गैपिंग या इतनी छोटी कर दें, इतनी छोटी कर दें, जितनी छोटी करती जाएंगी उतनी पट्टी इसमें और एडजस्ट होती जाएंगी। तो इसका मतलब है स्ट्रिप का मान अगर हम 0 से थोड़ा सा कम करें, मतलब 0 की तरफ स्टैंडिंग है, इतना तक कर दें, तो इसमें जो पट्टियां हैं वो n पट्टी लगेंगी। मतलब स्ट्रिप्स, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितने हो जाएंगे? n हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्ट्रिप जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्ट्रिप वो आपके n हो जाएंगे, n स्ट्रिप्स। ऐसे कई स्ट्रिप्स होंगी जो इसके एरिया को एडजस्ट करेंगी। तो आप इस बात को कह सकते हैं। हमको लगाना कहाँ से कहाँ तक है? तो इतने यंस को जोड़ करके हमने इंटीग्रेशन का यूज किया कि ऐसे इतने स्टेपों को बार बार क्यों जोड़ें, हम क्यों अपने टाइम को खर्चा करें, उसमें इंटीग्रेशंस का यूज किया गया। तो इंटीग्रेशंस इतनी पट्टियों को जोड़ डालता है एक साथ, आप समझ लीजिए। तो इसमें क्या लगा दिया गया? इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक? ए से लेकर के बी तक। तो आप निकालोगे एरिया ऑफ द ABCD को मानेंगे DA आपकी एरिया है, इस पूरे सिस्टम की DA आपकी एरिया है। और DA एरिया है तो आप लिखोगे DA इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक? इंटीग्रेशन A से B तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट तक। A to B क्या निकालना है? Y इंटू DX। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पट्टी निकाल, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालने का। कर्व हमारा ABCD का जो क्षेत्रफल है वो आपका DA इक्वल टू इंटीग्रेशन A to B Y dx होगा। अब y निश्चित करेगा कि वो फंक्शन क्या है, फंक्शन के अकॉर्डिंग y को निकाल करके रखा जाएगा। जहाँ से जहाँ तक फंक्शन हमारा पूछेगा वहाँ से वहाँ तक की बात हम चर्चा करेंगे। यही स्ट्रिप, यही अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, अगर ये नीचे की तरफ रहे तो क्या होगा? तो आप देखिए नीचे की तरफ कहोगे कि तो y का मान नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसका जो आएगा वैल्यू उसको बोलते हैं मॉडुलस वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी मॉडुलस वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि एरिया का मान नेगेटिव नहीं होता, तो इसमें जो रहेगा वो मॉड लगेगा। अगर आपका ये ग्राफ नीचे की तरफ रहेगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये एक्स एक्सिस से रिलेट करता हुआ ऑन द एक्स एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे, तो उस केस में इसका जो एरिया होगी वो मॉडुलस में होगी। क्यों? क्योंकि मॉडुलस का आंसर आपका पॉजिटिव देगा और नेगेटिव भी देगा, तो पॉजिटिव वाले एरिया को हम इस्तेमाल करेंगे। चलो, लेकिन अगर ये क्या है, ये एरिया कब है? ये जब हमारा कर्व जो था वो ऑन द एक्स एक्सिस था, ऑन द एक्स एक्सिस। हमारा कर्व जो था वो एक्स एक्सिस पर विराजमान था, मतलब एक्स एक्सिस पर वो कर्व था। अगर मान लो यही कर्व ऑन द वाई एक्सिस हो जाए तो इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का सूत्र बदल जाएगा। वो हो जाएगा क्या? आप ज़रा देखिएगा, वो हो जाएगा आपका DA इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक? मान ले C से D उसमें लगाना है, C से D तक x dy हो जाएगा। आप देखिए कैसे हो जाएगा। तो हम ग्राफ को बनाते हैं जो ऑन द y एक्सिस टच करेगा और x इज इक्वल टू C से x इज इक्वल टू D तक के बाउंडेड एरिया को बताना है। तो आप कहोगे कि ठीक है, ये ग्राफ है आपका, एक ऐसे करके इस ग्राफ पे जो आपका कर्व है वो यूं करके जा रहा है आपकी, और ये आपका y एक्सिस से x इज इक्वल टू C और x इज इक्वल टू D है। ठीक, इसके एरिया को निकालने की कोशिश करना है। कितने एरिया को? ये जो खींचा रहे हैं इतनी एरिया को निकालने की कोशिश करना। C से लेकर के D तक के एरिया को निकाला जाए, ऐसा काम हमको करना है। ठीक है, इस बात को समझना है। इस एरिया को निकालना जिस एरिया को हम खिंचा रहे हैं, ये सब। तो आप कहोगे कि इसमें भी एक स्ट्रिप लगा दें, एलिमिनेटरी स्ट्रिप। तो आप कहोगे ठीक है, इसमें भी स्ट्रिप लगाइए सर जी। तो आप स्ट्रिप एक्स एक्सिस से नहीं लगाएंगे बल्कि वाई एक्सिस से लगाएंगे। ये आपकी स्ट्रिप है। अब आप समझिए स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी? इसमें वाई थी, इसमें क्या हो जाएगी? यक्स हो जाएगी। स्ट्रिप की लेंथ कितनी है? यक्स है।
और इसकी जो गैपिंग है वो आपकी कितनी थी यहाँ पे dx, तो यहाँ पे हो जाएगी dy का मान स्टेंडिंग टू जीरो है, जीरो की तरफ अग्रसित है कि थोड़ा सा मिला दें जीरो हो जाए। और इस कर्व का नाम है x इज इक्वल टू जी एक्स, x इज इक्वल टू जी एक्स। तो आप इसमें अगर आप दिमाग लगाइएगा तो आप इसमें भी वही लगाइएगा तो फिर इसमें भी वही हो जाएगा। c से लेकर के कहाँ तक इंटीग्रेशन, c से लेकर के कर्व x का क्या निकालना है, d तक का एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला है dA इक्वल टू इंटीग्रेशन c से d x dy। अगर इसको हम और तरीके से लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे dA इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, c से d तक, और x का मान क्या है तो आप कहोगे gx और यहाँ पे कितना dy, ये आपका हो जाएगा। इसमें अगर आप लगाओगे तो लगाओगे dA इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन a से b तक, y का मान क्या है fx है और कितना dx, ये आपका fy होगा, सॉरी ये आपका fy होगा, तो ये आपका ये fy हो जाएगा, gy हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, ऑन द y एक्सिस कर्व x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b बिटवीन फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व आपको निकालना है। और इस बात को कौन निकालेगा, इंटीग्रेशन निकालेगा, जो फार्मूला dA इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx है। इस फार्मूले को लगा करके हम इसको पूरे एरिया को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। यही चीज़ आपको इंटीग्रेशन में बताया गया है, यही चीज़ इंटीग्रेशन में होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और ग्राफ द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एक्चुअली में है क्या। आप इतनी बातों को अगर आप जान सके हैं तो इस बात को प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस में आप एकदम रेडी हो जाना कि आगे आने वाले क्वेश्चंस को ग्राफ द्वारा किस प्रकार निरूपित करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एक बात बता दें, आपको पैराबोला हमने पढ़ा रखा है, पैराबोला, इलिप्स, इलिप्स, हाइपरबोला, हाइपरबोला और सर्कल्स, सर्कल्स, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इन सब के बेसिक इक्वेशन आपको बनाने आने चाहिए, तभी आपको इनके ही मदद से इन सब का ग्राफ बनता है। log x का ग्राफ कैसे बनता है, ex का ग्राफ कैसे बनता है, sin x का ग्राफ कैसे बनता है, ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनता है, इन सब चीज़ों को अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप समझ लीजिए कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक प्रकार की मौज बन जाएगी, पढ़ने में मौज बन जाएगी। मौज का मतलब है इंजॉय आएगा। अगर इन सब के बारे में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं रहेगी तो आप इस चैप्टर पर आप पकड़ नहीं बना सकते हैं। हम लिख दिए x इज इक्वल टू, हम लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आपको कह दें इसमें ए वाई एक्स क्या है, आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो तो ग्राफ कैसे ड्रा करोगे। ए यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर क्या होता है, ये किसका इक्वेशन है, कहाँ से पास होता है सर्कल, तो ऐसा इक्वेशन से बनता है। तो इस पॉइंट को, इस बात को समझते रहिए हर एक सर्कल्स के सिचुएशन को कि ये ऑन द एक्सिस, अगर ऑन द एक्सिस कोई सर्कल जा रहा है पासिंग थ्रू ऑन द एक्सिस, है ना, पासिंग थ्रू वाई एक्सिस, तो आप ये सब सर्कल्स का नाम क्या होगा, है ना। कोई सर्कल है पासिंग थ्रू ऑन द ओरिजिन, तो वो ओरिजिन से जा रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, सारे सर्कल्स के इक्वेशंस, पैराबोला के इक्वेशंस, उसमें नाभि क्या है, फोकस क्या है, उत्केंद्रता क्या है, सारी बातों को आपको एकदम एग्जैक्टली पता रहे, तभी आप इस चैप्टर का मजा ले सकते हैं। और इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा है नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व बिटवीन 1 एंड बिटवीन 2, इस बात को समझना है कि दो कर्वों द्वारा एरिया किस प्रकार, घिरे हुए एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, और एक कर्व द्वारा घिरे हुए एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। ये एक कर्व द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल है। अगर दो कर्व होगा तो उसमें दो कर्व एक साथ काम करेंगे और उसका फिगर कुछ अलग बनेगा, उसमें से कॉमन एरिया को निकालना पड़ेगा, वो इंटीग्रेशन आपको बताएगा। ठीक है, हम दोनों चीज़ों का डिस्कस करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। आप जितनी बातों को कह रहे हैं 11 में सब कुछ पढ़ाया गया है, इन बातों को एकदम बेसिक रूप से हल कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे तरीके से और वेरीफाई करके बताने की कोशिश करेंगे। इसके लॉजिक अच्छे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
उनकी वीडियोज़ हम आपको देंगे। तो ठीक है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए और इस चैप्टर को अगला अपना होनहार चैप्टर बनाइए। इंटीग्रेशन की निचोटी को सीखिए। इंटीग्रेशन करना क्या चाहता है, हमारी लाइफ में क्या होता है, हम ऐसे बंटवारों को कर सकें जो किसी की बस की बात ना हो, और ऐसे किसी काम को जो हम कोई ना कर सके या कुछ उसका आइडिया ना लगा सके, उस आइडिया को आप लगाने के लिए सक्षम करें। अपने आप को इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लिमिट्स, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सीख करके आप अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते नजर आइए। ठीक है, आप करिए।